तो बाबा लोग, आज है हमारा डे 34 चैप्टर 2 बल्किंग अप। तो जब भी आप इवन बल्क अप कर रहे हो तो ज़रूरी है कि आप हैवी वेट जो आप कंट्रोल और परफेक्टली एग्जीक्यूट कर पाओ। आई विल नॉट से परफेक्टली, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको हैवी वेट करना है तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा फॉर्म के साथ। तो लेकिन इंश्योर करो कि इंजर्ड ना हो। अभी इसका एक सेट और लेंगे, मसल को रिलैक्स होने के देंगे। जो अपना एक ब्रीदिंग आपकी अब चली जाती है वर्कआउट सेट को एग्जीक्यूट करने के बाद। इम्पॉर्टेंट है कि आपका जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो नॉर्मल हो जाए, तब आप अपना नेक्स्ट सेट लो। तो बेसिकली ये हमारा थर्ड सेट है, लेकिन हम इसको सेकेंड ही काउंट कर रहे हैं क्योंकि जिससे पहले वाला 20 kg का मारा था उसमें 7 रैप्स आए थे, आई वुड से 6.5 आए थे। तो इसको तगड़े होके मारेंगे जब ये फिर भी उससे बेटर था। सभी अराउंड 9 से 10 रैप्स आ गए, तो वेल एंड गुड है, बढ़िया। तो बिहाइंड नेक एक ऐसी एक्सरसाइज है शोल्डर में जिसको अच्छे से एग्जीक्यूट करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी जो नेक है या लोअर बैक है वो हमेशा एक ऐसी स्टेट में रहती है, मसल एंड माइंड कनेक्शन टूट गया तो आपके लोअर बैक पे और गर्दन पे आने का काफ़ी रिस्क रहता है। तो इसलिए ये एक्सरसाइज तभी इंक्लूड करना अपने वर्कआउट में जब तुम थोड़े अच्छे लेवल का अंडरस्टैंडिंग हो जाए अपने मसल्स के लिए। तो बहुत लोग, ये हमारा लास्ट सेट है फर्स्ट एक्सरसाइज का। सेम वेट है 20 kg ईच साइड। तो कोशिश करेंगे 8 रैप तगड़े होकर निकालें, एग्जीक्यूट करें फुल कंट्रोल में और स्लो। तो ये बहुत अच्छा सेट था एक, क्योंकि आई बिलीव जो मेरा डाउन मूवमेंट था, जब मैं बाबल को नीचे लेके आया था तो वो फुल कंट्रोल में था, और जब मुझे उसको ऊपर की तरफ पुश करना था तो भी अच्छा पैटर्न में मैं पुश कर पा रहा था उसको, एक टेम्पो अच्छा मेंटेन कर पा रहा था। तो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज ओवर हो गई। मैंने कई बार अपनी वीडियोस में बताया भी है, डिफरेंट वर्कआउट बॉडी पार्ट्स की वीडियोस में, कि जो आपके 2 एक्सरसाइज होती हैं, फर्स्ट 2 एक्सरसाइज आपको इंश्योर करना है कि आप उसमें अपना 80 to 90% या मोर देन 100% एक्चुअली अपना उसमें डाल दो, क्योंकि उस वक्त आपकी एनर्जी लेवल्स अच्छे होते हैं, आप फोकस ज़्यादा रहते हो। तो इम्पॉर्टेंट है अपनी 2 एक्सरसाइज। तो मैं फर्स्ट प्रेफर करता हूँ बिहाइंड नेक स्टार्ट करना शोल्डर में, और क्योंकि जो मेरे रेयर डेल्ट हैं, रेयर डेल्ट बिकॉज मेरा बैक का वर्कआउट अच्छा हो जाता है, तो उससे मेरे रेयर डेल्ट भी ट्रेन हो जाते हैं कहीं ना कहीं। और फ्रंट जो आपका डेल्ट है शोल्डर का, वो चेस्ट में आपका बहुत ट्रेन हो जाता है। तो जो मोस्ट अंडर ट्रेन बॉडी पार्ट शोल्डर में रहता है 3 हेड्स में, वो आपका लेटरल हेड होता है शोल्डर का, जिसको ट्रेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है।
बेसिकली शोल्डर प्रेस में जो मैंने फर्स्ट सेट एग्जीक्यूट किया 22.5 किलो के डंबल से, उससे मुझे लगा थोड़ा मेरा बाइसेप ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा था। तो अब दोबारा ट्राई करेंगे सेम वेट से और एक ट्राई करते हैं पूरा शोल्डर्स को एंगेज करने का, क्योंकि मैं भी बहुत फर्स्ट टाइम एक्चुअली ट्राई कर रहा हूँ इतना क्लोज शोल्डर प्रेस डंबल के साथ। तो अभी फाइंड आउट करना सही पोजीशन जो मेरे शोल्डर्स पे पूरा अच्छे से इम्पैक्ट करे, वो भी हम ढूंढ ही रहे हैं। तो एक बार इसमें आपको परफेक्ट पोजीशन मिल जाए अपनी जिसमें आप वेट को स्मूथली चला पा रहे हो, तो हमें वेट इंक्रीज करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। और इनिशियली हम सिर्फ 22.5 किलो डंबल इसलिए ट्राई कर रहे हैं जस्ट टू फाइंड आउट कि मेरा जो एक पैटर्न है बॉडी का, कि भाई मेरे मसल्स किस लाइन में मुझे सही कंफर्टेबल लग रहा है, वो फाइंड आउट करना, फिगर आउट करना बहुत ज़रूरी है। रैप्स करते वक्त फील तो अच्छा आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि शोल्डर्स एंगेज हो रहे हैं, लेकिन बीच बीच में मेरे हाथ जो है वाइड चले जाते हैं, तो मुझे उनको क्लोज लेके आना है, क्योंकि ऐसे करते ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। जैसे आपके शोल्डर्स पैरेलल जाने लग जाते हैं तो आपके लिए डिफ़िकल्ट है हैवी वेट मारना, या फिर हो सकता है आपको इंजरी भी हो जाए। तो मुझे इसको अपनी एल्बोज को आगे की तरफ रखना है, टक इन करके, और फिर वेट को चलाना है। तो आई एम श्योर जब ये बॉडी मूवमेंट पकड़ लूँगा तो वेट भी अच्छा कर पाऊँगा, क्योंकि वेट मुझे इतना हैवी नहीं लग रहा, बस एक बार मूवमेंट पकड़ में आ जाए। तो बहुत लोग अपनी 2 एक्सरसाइज हो गई हैं, थर्ड एक्सरसाइज एग्जीक्यूट करेंगे। प्लेट फ्रंट रेज, 15 kg की प्लेट लेंगे और उसे फ्रंट रेज मारेंगे, और उसमें है कि जितना ऊपर तक ले जा सको, और फिर अपनी पोजीशन को यहाँ पर आकर होल्ड करना है, रिलैक्स नहीं करना, शोल्डर को यहाँ होल्ड करना है, फिर ऊपर ले जाना है और फिर स्लो होल्ड करना है। इसमें मैंने कई जगह देखा भी है दैट कि होल्ड करना या रिलैक्स करना उससे मैटर नहीं करता, क्योंकि अगर आप रिलैक्स करोगे तो आपके ज़्यादा रैप्स निकल पाओगे, और अगर होल्ड करके चलोगे तो रैप्स कम आएंगे। लेकिन लॉ ऑफ एवरेज को फॉलो करें तो जो मसल पर जो एक इम्पैक्ट आता है वो दोनों ही तरीकों से सेम आता है। तो अब आपके ऊपर है कि आप कौन सा एग्जीक्यूट करना चाहते हो। आई एम श्योर जैसे जैसे आप हैवी प्लेट्स की तरफ जाओगे तो कंट्रोल करना उतना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन रैप्स फिर भी आपको, जब तक आपके दिमाग में रैप्स रहेंगे कि ज़्यादा रैप निकालने हैं, तो आपका मूवमेंट फास्ट हो ही जाएगा। जब आप रैप्स को काउंट कंसिडर ही नहीं करोगे और सिर्फ मूवमेंट पे और कंट्रोल पे ध्यान दोगे तो आपके इम्पैक्ट अच्छा आएगा।
एक चीज़ और मैंने देखी है वर्कआउट्स में, अगर आप अपने आप को शीशे में नहीं देखते हो तो आपका मसल एंड माइंड कनेक्शन इम्प्रूव होता है। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि जितना आप शीशे में नहीं देखोगे, बिना देख के वर्कआउट करोगे, उतना अच्छा आपका मसल माइंड कनेक्शन होगा। माइंड हमारे साथ इतनी ट्रिक्स प्ले करता है कि आप चाहो ना चाहो आप उस रैप्स के सिस्टम में बंधे हुए हो, क्योंकि बहुत सालों से ट्रेनिंग करते आ रहे हैं। दो आप कंट्रोल्ड और स्लो रैप्स ट्राई कर रहा हूँ मैं, लेकिन कहीं ना कहीं 10 रैप या 12 रैप या 8 रैप के उस एक मैट्रिक्स में फंसा हुआ है दिमाग। एक स्मॉल टिप है कि बिना शीशे में देख के अपना वर्कआउट परफॉर्म करो, अच्छा मसल एंड माइंड कनेक्शन भी होगा और एग्जीक्यूट अच्छे से कर पाओगे अपने वर्किंग सेट को। तो वर्कआउट में कोई भी वर्कआउट हो, किसी भी बॉडी पार्ट का, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप एक टेम्पो पे उस वर्कआउट पे एग्जीक्यूट करो। वो कोई भी टेम्पो हो सकता है कि आपको 1 सेकेंड होल्ड करना है, 2 सेकेंड में नीचे लाना है, 3 सेकेंड में नीचे लाना है। यहाँ पर नीचे होल्ड नहीं करना, स्पीड से ऊपर लेके जाना है। तो आपका टेम्पो इसमें आप कुछ भी सेट कर सकते हो, यानी कि 0 की स्पीड में ऊपर जाके 1 सेकेंड का होल्ड और फिर 1 2 3 या 2 सेकेंड। इसमें भी ट्राई करेंगे और स्लो कंट्रोल मारने की। तो गाइस ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज है शोल्डर की, जिसमें हम रेयर डेल्ट के लिए ट्रेन करेंगे। तो इस वाली एक्सरसाइज में इम्पॉर्टेंट ये है कि जब आपके हैंड्स बिल्कुल पैरेलल हो तो उस वक्त आपको होल्ड करना है। होल्ड करके जो अपने शोल्डर ब्लेड्स हैं उनको रिट्रैक्ट करना है और स्क्वीज करके फिर आगे की तरफ स्लो जाना है। तो रिवर्स डेल्ट फ्लाई के भी हम 3 ही सेट लेंगे, स्लो एंड कंट्रोल्ड, और 10 से 12 रैप।
ये हमारा लास्ट सेट है, लास्ट एक्सरसाइज का। इसको अच्छे से एग्जीक्यूट करके वर्कआउट खत्म। शोल्डर का वर्कआउट ओवर। ये वर्कआउट करना आपको मेंटली स्ट्रांग ही बनाता है, और ये भी एक कांस्टेंट स्ट्रगल है जो फिगर आउट करती है, जो आप खुद फिगर आउट करोगे दैट कितने मेंटली स्ट्रांग हो। प्रोटीन लेते हैं अपना साइकोटिक का प्री वर्कआउट ले रहा हूँ, और वर्कआउट ख़त्म हो गया तो मैंने ऑप्टिमम न्यूट्रिशन का वे प्रोटीन मंगाया है 5 LBS का। उसके साथ उन्होंने इस सिप पर मुझे कॉम्प्लीमेंट्री दिया है। तो क्योंकि हमारा गेनिंग का अब ये 3rd मंथ चल रहा है तो इम्पॉर्टेंट है, और एक्चुअली कह लो जब हमने स्टार्ट किया था अपना गेनिंग का पूरा रूटीन 2 महीने पहले, तो उस वक्त सावन था। तो सावन में हमारा जो भी गेनिंग करना चाह रहे थे, प्रोटीन का इंटेक फुलफिल नहीं हो रहा था। तो सावन जैसे ख़त्म हुआ तो 1 महीना फिर हमने अच्छे से गेनिंग करी, और एग्स भी इंक्लूड। लेकिन अब क्योंकि श्राद्ध आ गए हैं और नवरात्रे हैं, तो एग्स और कोई नॉनवेज वैसे भी कंज्यूम नहीं कर सकते। तो इसलिए मैंने अपनी बल्किंग के लिए ऑप्टिमम न्यूट्रिशन का वे प्रोटीन मंगाया है, और उसी के साथ मैंने GNC के 4 प्रोडक्ट भी ऑनलाइन ऑर्डर किए थे, जिसमें से एक ये है क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। तो क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट का मैं क्या करता हूँ, मैं अपने प्रोटीन में ही उसका समवेयर अराउंड एक जो फुल स्कूप होता है वो डाल लेता हूँ, ताकि इससे मेरा क्रिएटिन का भी बल्किंग में हेल्प कर देता है। सबसे मुश्किल काम है इसका स्पून ढूंढना, क्योंकि इसका स्पून बहुत छोटा सा होता है तो कहीं भी खो जाता है। तो इसमें तो 3 ग्राम लिखा है, तो मैं समवेयर अराउंड ऐसे एक पूरा पिरामिड बना के ले लेता हूँ। तो ये आराम से 5 या 6 ग्राम होगा। तो जो GNC के मैंने प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए थे, वो उसमें मैं आपको दिखाऊंगा बाद में कौन से प्रोडक्ट वो घर पे रखे हैं। तो उनमें से एक ये क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, जो मैं फ़र्स्ट टाइम अपने वर्कआउट बल्किंग में यूज़ करने वाला हूँ। तो अभी आता है इसमें, ये मैं अभी फर्स्ट एक ही टाइम कंज्यूम कर पा रहा हूँ। तो आज देखते हैं, आज रात में ट्राई करूँगा। तो एक टाइम मैं कंज्यूम कर रहा हूँ वर्कआउट के बाद पानी में, और रात में आज देखते हैं पानी में कंज्यूम करें या मिल्क में। तो एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो मैंने अपना ऑप्टिमम न्यूट्रिशन का ये प्रोटीन ऑर्डर किया था, ये सप्लीमार्ट से ऑर्डर किया था। तो सप्लीमार्ट एक ऐसी वेबसाइट है जिससे मैंने अभी अपने रिसेंटली काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स मंगाए हैं। साइकोटिक भी उसी से मंगाया था, ये अपना प्रोटीन भी वहीं से मंगाया है। तो मुझे काफ़ी चीप पड़ा था वो, और मैंने उसकी चेक भी किया था कि वो ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। तो जितने भी पैरामीटर्स हैं ओरिजिनल प्रोटीन के, वो मैंने सारे चेक किए थे उसके। मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा कि कैसे फिगर आउट किया मैंने कि वो ऑप्टिमम न्यूट्रिशन का जो वे प्रोटीन मैंने ऑर्डर किया 5 LBS का, वो फेक है ओरिजिनल है। और हाँ, जिन्होंने भी ऑप्टिमम न्यूट्रिशन, क्योंकि मैं तो पहली बार ऑप्टिमम न्यूट्रिशन का वे प्रोटीन ट्राई कर रहा हूँ, तो मैंने इसके रिव्यूज़ भी देखे थे, और कई ने मुझे सजेस्ट मतलब एक वीडियो में मैंने देखा था, किसी ने सजेस्ट किया था कि इसका जो टेस्ट होता है वो बहुत ही फ्लैट होता है, ब्लैंड टेस्ट है बिल्कुल। आपको स्मेल तो इसकी चॉकलेट फ्लेवर की बहुत अच्छी आ रही थी। मैंने जब तक जार ओपन भी नहीं किया था तब भी बहुत अच्छी स्मेल आ रही थी, फ्रेगनेंस आ रही थी। लेकिन इसका जो टेस्ट है बिल्कुल ही फ्लैट टेस्ट है। कोई जैसे सिंथा 6 एक प्रोटीन है जो मैंने ट्राई किया हुआ है, उसका टेस्ट बहुत अच्छा है।
लेकिन इसका कोई टेस्ट नहीं है, तो इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ इसमें। और इवन जो मेरा ये क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट है ये भी फ्लेवरलेस है, तो ये और मेरा प्रोटीन दोनों ही उसमें कोई टेस्ट नहीं है। तो मैं प्रेफर करता हूँ कि पूरा पानी भर लूँ, क्योंकि एनीवेज थिक रहेगा तो उसमें बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा, इवन जब ये थिक रहता है बहुत सारा। तो अभी प्रोटीन लेते हैं और घर निकलते हैं।